हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हमेशा की तरह बीपीएससी 101 के। और आपकी कमेंट के बाद, ठीक है, अभी भी आंसर्स लिख के, जैसे मैंने कुछ लोगों के कमेंट देखे तो मुझे पता चला कि कल एग्ज़ाम है आपका, तो मैं आंसर्स लिख रहा हूँ आज। यार पहले बता दिया करो मुझे थोड़ा सा, ताकि मैं और आंसर्स लिख पाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा और प्रिपेयर कर पाऊँ आंसर्स को, क्योंकि कम टाइम में बहुत ही कम क्वेश्चंस हो पाते हैं। हाँ, अभी भी मैंने बहुत कर लिए हैं, फिर भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन इतने क्वेश्चन, देखो मेरे को क्या लगता है कि आप जितने पीवाईक्यू सॉल्व करते हो आपके लिए उतना अच्छा होता है ना। हमें नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, कितने आ जाए, पर एक अंदाज़ा मैं लगा पाता हूँ कि भाई हाँ, क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन आप मतलब पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे, है ना। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 5 के 5 आप कर लोगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आप जो क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं उनको भी आप कर लोगे, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद टेंशन मत लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको देख ही लिया होगा आपने, कि भाई राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए, उनका वर्णन कीजिए। तो इनको मत पढ़ो, ठीक है, ये बेकार है। बस राजनीतिक सहभागिता है, ये है मेन टॉपिक हमारा, ठीक है। इसको प्रभावित कौन करता है, आपको ये जवाब देना है, बस इनको एक्सप्लेन करना है, वो आपका काम है। मैंने को मेरा जो आपको आंसर्स लिखे हैं पॉइंट्स में लिखे हैं कि भाई जो प्रभावित करता है वो कैसे करता है। अब पहले समझना पड़ेगा कि भाई ये राजनीतिक सहभागिता का मतलब क्या होता है। तो देखो, राजनीतिक सहभागिता का मतलब होता है आप जब पार्टिसिपेट करते हो, जब आप पॉलिटिक्स में जाते हो, ठीक है। पॉलिटिक्स में जाना मतलब आप इलेक्शन लड़ते हो, आप खड़े होते हो पंचायत में, नगर पालिका में, जहाँ पर भी, तो वो उसको कहते हैं ना पॉलिटिकल सहभागिता, ठीक है। पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करके इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको हम यहाँ पे आज बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है आपका सामाजिक कारक, ठीक है। समाज में क्या होता है, आपकी जाति, धर्म, नस्ल, संस्कृति और आपकी लिंग, ठीक है, मूल्य, सिद्धांत, प्रतिष्ठा, इन सभी पे आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। इनको डिफाइन करना है एक एक बारी। आपके पेज भर जाएंगे, 5 पेज इजीली हो जाएंगे यार, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, इतना मैंने लिख दिया है इसके अंदर। तो सामाजिक कारक में आप क्या आगे लिखोगे, जाति, धर्म, नस्ल, ये सब लिख दोगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, पता चलेगा एग्जामिनर को, आपको पता है कि भाई सामाजिक जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप देखो, आप इंडिया में देखो, जो पॉलिटिक्स में खड़े होते हैं वो कौन होते हैं, वो ज़्यादातर उच्च जाति के होते हैं, जो कि पहले से ही अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं और जिनके पास बहुत पैसा है। वैसे लोग होते हैं, वही बेसिकली राजनीतिक भागीदारी ज़्यादा करते हैं ना। उनकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होगी, उनके सिद्धांत बहुत ऊंचे होंगे, उनके मूल्य, उनकी जो वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होंगी। उन्हीं उन्हीं को लोग जो है पसंद करते हैं। पसंद क्या करते हैं, उनके पास चॉइस ही वो है, उन्हीं को वोट देना पड़ेगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंस जो है पे होता है कि भाई सामाजिक कारक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि कोई भी, जैसे कि कोई निचली जाति का व्यक्ति अगर इलेक्शन में खड़ा होगा तो उसको कोई जिताएगा नहीं, ठीक है, उसके अपने लोग ही उसको हरा देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। और बात रही महिलाओं की, तो महिलाओं को जो भागीदारी है वो भी कम है, अभी भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही कम जो विमेंस है वो पार्लियामेंट में, विधानसभा में वो बैठी होती है, बहुत ही कम संख्या में। अभी गवर्नमेंट ने बोला 33%, मुझे लगता है वो भी बहुत कम है अभी। कम से कम 50% होना चाहिए महिलाओं का और 50% पुरुषों का, क्योंकि भाई बराबर की जनसंख्या है तो बराबर की भागीदारी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लिख देना अपने आंसर में। दूसरी चीज़ है राजनीतिक कारक, ठीक है। राजनीति में क्या है, जैसे कि विचारधारा अलग अलग हो सकती है, सिद्धांत की वजह से, चुनाव प्रणाली, नेतृत्व की कमी की वजह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है। किसी व्यक्ति के लिए क्या पता मेरा जो विचार है और जो जिस पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ उनका विचार मिले ना आपस में, है ना। तो हमारे बीच में टकरार पैदा होगी इलेक्शन लड़ने से पहले ही, और मैं इलेक्शन क्या पता हार जाऊं या मैं लड़ ही ना पाऊं इलेक्शन, ठीक है, मैं उसमें खड़ा ही ना हो पाऊं। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। दूसरी चीज़, आर्थिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास पैसा ना हो, गरीब हो हम लोग, ठीक है। तो अमीर व्यक्ति जो है ये इलेक्शन लड़ पाता है, ठीक है। आय की असमानता की वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कोई गरीब व्यक्ति देखा आपने जो इलेक्शन लड़ ले, बहुत ही कम बार देखा होगा, वो भी जिस कोई इसको सपोर्ट कर दे, कोई ताकतवर इंसान अपने फायदे के लिए, तब तो वो इलेक्शन लड़के खड़ा हो जाएगा, शायद जीत भी जाए। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो कहाँ से खड़ा होगा। तो ये आप देखते हो इसलिए कि जो भाई इलेक्शंस वगैरह होते हैं, जो पॉलिटिक्स है, उसमें ज़्यादातर अमीर लोग ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। उसके अलावा मैंने एक कंक्लूजन लिखा है, ये और रह गया शायद, हाँ। राजनीतिक, इसमें क्या है, अधिक अगर आप अवसर आपके पास
ज़्यादा है, ठीक है? पॉसिबिलिटीज़, अगर आपकी पॉलिटिक्स अच्छी है, आपके आपके इंडिया में नेता अच्छे हैं और जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ यहाँ के युवा भी जो है इलेक्शन लड़े, तो ज़रूर हम राजनीतिक तौर पे लड़ सकते हैं। लेकिन ये चाहते ही नहीं है, नहीं, बूढ़े लोग जो है इनको पेट नहीं भरता पैसे खाने से, तो वो जो यंग लोग हैं उनको कैसे मौका देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक निष्कर्ष लिखा है। निष्कर्ष में क्या लिखा है कि भाई राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु हमें महिलाओं को 50% सीटों पर आरक्षण देना चाहिए, ना कि सिर्फ 33% दे के उनको बस खुश कर दे कि देखो हमने आरक्षण दे दिया। तो ये बहुत कम है, बस नाम के लिए है, ठीक है? तो ये आप पूरा स्ट्रक्चर है, आपको आंसर्स ऐसे लिखना है अपने एग्जाम में। ये मैंने एक ही पेज पे लिख के दिखा दिया है आपको एग्जाम्पल के लिए, पर आपका आंसर्स कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से सजा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। आप इनको क्या करोगे, जैसे कि आप डायग्राम जरूर बनाओ एग्जाम में, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इनको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है? बाद में जैसे कि पूरा डायग्राम बना लिया आपने पूरा, निष्कर्ष मत लिखना, निष्कर्ष सबसे लास्ट में लिखता है जब एग्जाम, जब आपका पूरा आंसर लिख लिख चुके होते हो आप, तो लास्ट में आप निष्कर्ष लिख देना वहाँ पे, ठीक है? आपका एग्जाम जो आपका जो बेसिकली जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, नागरिकता। तो नागरिकता, आप टिप्पणी उप्पणी जोड़ दो कि ये लेख लिखने के लिए कह रहा है, जो भी बोल रहा है इसको मत देखो, इसको देखो नागरिकता का मतलब क्या होता है। तो नागरिकता का अर्थ लिख दिया मैंने कि भाई किसी देश या राज्य का कानूनी अधिकार आपके पास है तो आप नागरिक हो उस देश के। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो आप इस देश के नागरिक हो। वैसे ही अगर आप यूएसए में रहते हो तो आपके पास पासपोर्ट, वीज़ा ये होना चाहिए, तो आप माना जाएंगे कि आप यूएसए के अधिकारी हो या यूएसए में रहते हो, ठीक है? वहाँ के नागरिक हो, वहाँ के सिटीजन हो। तो यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि अधिकार। अगर आप नागरिक हो किसी भी देश के तो आपके पास कुछ अधिकार होंगे, जैसे कि राजनीतिक अधिकार, इसमें आपको वोट देने का अधिकार होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, सेवा करने का अधिकार होगा, बेसिकली पब्लिक सर्विसेज जो होती है वो देने का अधिकार होगा। तो आपको मतलब आप उस देश के नागरिक हो, ठीक है? एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ सामाजिक, यानी कि आपके पास एजुकेशन है, आप जॉब करते हो, अवसर की समानता है आपके पास, सामाजिक सुरक्षा है, तो आप उस देश के नागरिक हो। तीसरी चीज़ है संविधान। अगर संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, आप बोल सकते हो कुछ भी, अपनी बात रख सकते हो लोगों के सामने, तो आप उस देश के नागरिक हो। धर्म आपके पास कुछ भी हो, कोई भी धर्म के हो आप, तब आपके पास स्वतंत्रता है तो आप नागरिक हो, ठीक है? और स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है आपको। सबसे जो इम्पोर्टेंट अधिकार होता है वो होता है जीवन का अधिकार, है ना? अगर आपको कोई धमकी दे रहा है मारने की, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है? बाकी मैंने बहुत सारे दिखा दिया आपको, जैसे कि ये समानता का अधिकार है, अवसर की समानता है, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। और नागरिकता की जिम्मेदारी, इसमें क्या है कि भाई आपके पास कुछ आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है ना, जैसे कि कानून का पालन करना। अगर राष्ट्रगान चल रहा है तो आपको स्ट्रेट खड़ा होना है आपके राष्ट्रगान के सम्मान में, ठीक है? करदाता होना चाहिए आपको, यानी कि आप टैक्स पे करते हो, आपकी सैलरी आती है उसमें टैक्स कटता है आपका, तो आप अच्छे नागरिक हो, ऐसा सरकार कहती है। मुझे लगता है कि अच्छा नागरिक वो है जो कि अपने देश के लिए सब कुछ अच्छा सोचता है और कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, जैसे कि समाज सेवा कर रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है, तो वो भी एक अच्छा व्यक्ति है, ठीक है? समाज सेवा आप कर सकते हो, ठीक है? पर्यावरण के लिए कुछ काम कर सकते हो आप, क्योंकि आप इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो रहा है, एनजीओस में जाके आप कुछ हेल्प कर सकते हो लोगों की। देश की रक्षा करते हो आप, तब भी आप उस देश के नागरिक हो। तो ये कुछ जिम्मेदारियां हैं सिटीजनशिप की। अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है किसी देश की, तो क्या क्या तरीके होते हैं? तीन मुश्किल से होते हैं। जैसे कि पहला है, अगर आप जन्म से किसी देश में पैदा हुए तो आप उस देश के नागरिक हो गए ऑटोमेटिकली, राइट? अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो आप इंडिया के नागरिक हो। अगर आप यूएसए में पैदा हुए हो, कनाडा में, यूके में, कहीं पे भी आप पैदा हुए हो, तो आप उस देश के नागरिक हो गए, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और वंशानुक्रम, यानी कि आपके फादर या आपकी मदर में से कोई एक जो है उस किसी देश का नागरिक होगा, तो आप भी उस देश के ऑटोमेटिक नागरिक बन जाओगे, बेशक आप कहीं भी पैदा हुए हो, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो लेकिन आपके फादर अमेरिकन है या आपकी मदर अमेरिकन है, तो आप अमेरिका के सिटीजन हो, क्योंकि बायोलॉजिकली आप की जो मदर है, आपके फादर है, वो अमेरिकन है, तो आप भी अमेरिकन हो जाओगे, ठीक है? बस पैदा तो आप यहीं हुए ना, डिलीवरी आपके यहाँ हुई है, लेकिन आप एक्चुअली में आप अमेरिकन हो, ठीक है? तो आपके पास दो दो जगह की नागरिकता होगी उस जगह उस समय पे, क्योंकि जब आपके फादर अलग जगह से है, आपकी मदर अलग जगह से है, तो उनमें जो नागरिकता है वो भी डिफरेंस हो जाएगा, अलग अलग आपकी देश, दो जगह से आप नागरिक हो जाओगे। उसके अलावा प्राकृतिकरण होता है, यानी कि आप किसी देश के नागरिक बनते हो कानूनी कानूनी तौर पे, कि भाई आप देश में रह रहे हो काफ़ी समय से और आप चाहते हो कि आप उस देश की नागरिकता ले लो, तो भी आप कर सकते हो। जैसे कि लोग बहुत सारे इंडियंस जाके कनाडा में रहते हो, तो वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली है, ठीक है? उसको भी ऐसा भी आप कर सकते हैं।
सबके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अब यहाँ पे प्रोसेस में बताने नहीं बैठा आपको। मेरा काम है आपको जो मेन क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्क्राइब करना कि भाई ये आएंगे। कल्याणवाद, तो यहाँ पे क्या है कल्याणवाद में, बेसिकली कल्याण का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट, यानी कि ऐसा राज्य जो कि आपकी भलाई के लिए सोचता है, आपके कल्याण के लिए सोचता है। मतलब कहते हैं ना कल्याण हो, कल्याण का मतलब आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सक्षम हो जाएं तो उसको बोलते हैं कल्याण। इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि आपकी सामाजिक सुरक्षा आएगी, स्वास्थ्य सेवाएं आएगी, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं आपके लिए अवेलेबल, तो आप कल्याण है आपका। उसके अलावा एजुकेशन है आपके पास, रोजगार है, अच्छी नौकरी है, ठीक है, साल का 50 से 60 लाख का पैकेज है तो बहुत अच्छी बात है। आवास यानी कि रहने की जगह है, तो ये कल्याणकारी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर सरकार आपको ये सब चीज़ देती है तो आपका जो स्टेट है वो अच्छा है, वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। इसके मूल सिद्धांत क्या होते हैं, किस सिद्धांतों पर टिका होता है ये, सबसे पहला है सामाजिक न्याय के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे यानी कि सोशल जस्टिस की बात होती है। दूसरी चीज सामाजिक सुरक्षा यहाँ पे आपको मिलती है, यानी कि गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी से रक्षा आपको मिलती है, ठीक है। आप कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके शारीरिक रूप से, आप गरीब हो तो आपके लिए एजुकेशन फ्री है इंडिया में। और बेरोजगार हो तो आप नौकरी कर सकते हो, हाँ वो बात अलग है, अभी नौकरी नहीं है, ठीक है, जो है वो बहुत घटिया क्वालिटी की है, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है क्या क्या समस्या चल रही है इंडिया में, सब कुछ पता है हमें, है ना। कुछ लोग अभी आगे जो कुछ पार्टी के समर्थक होते हैं वो भी आएंगे बोलेंगे कुछ ना कुछ, मुझे पता है, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है ना। आप थोड़ा एजुकेटेड हो, स्टूडेंट हो तो थोड़ा तर्कवादी हो जाओ, अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को कह रहा हूँ जो कि ज़्यादा मतलब ऐसे कमेंट करते हैं ना गंदे गंदे टाइप के, उनके लिए यह है ये। सार्वजनिक सेवा, यानी कि आप सोशल सर्विसेज कर रहे हो, एजुकेशन है, हेल्थ है, आवास है, परिवहन है, तो ये अच्छी होंगी तो कल्याण होगा आपका, ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और समानता ये तो बहुत ज़रूरी है, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, ठीक है, धर्म के आधार पे, सभी पे आपको समान होना चाहिए। सहयोग होना चाहिए, सहयोग को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, कल्याण में। इसके लाभ क्या होते हैं, गरीबी को कम करता है सबसे पहली चीज़। इनको आपको डिस्क्राइब करना है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत छोटे में लिख दिया है आपको जल्दी से समझाने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग बैठे हैं यूट्यूब पे जो कि बस आपको पूरा एक चेप दे मतलब पूरी बुक उठा के दे देते हैं कि भाई ये पढ़ लो, ये आंसर्स आने वाले हैं, है ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन लोग उनको सपोर्ट ज़्यादा करते हैं ना, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो क्योंकि आई एम छोटा यूट्यूबर, है ना। तो सपोर्ट कर दिया करो, अच्छा लगता है यार, लाइक कमेंट किया करो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बताया करो, नहीं लगती तो बताया करो कि भाई नहीं अच्छी लगी है, ये काम करो और अच्छा हो जाएगा, तो ज़रूर किया जाएगा उस काम को। उसके अलावा सामाजिक असुविधा, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में उसको कम कर सकता है ये, और जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको बेटर करता है, सामाजिक स्थिरता पैदा करता है समाज में, यानी कि सबकी एक इक्वल सैलरी होगी, अच्छा एक स्टेटस होगा, सबके पास गाड़ियां हैं, कोई भी गरीब ना हो, ये होता है कल्याणकारी राज्य, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, अब इसके सिद्धांत पूछे तो मैंने डायरेक्टली वही बता दिया है कि क्या होते हैं, ठीक है। आप सिद्धांत से समझ जाएंगे कि ये होता क्या है, इसका मतलब सबसे पहला है इसके ना जनता की संप्रभुता, यानी कि शक्ति जनता में निहित हो, ठीक है, यानी कि सभी जनता के पास, सभी लोगों के पास पावर्स हो, एम्पावर हो सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी नस्ल के हो, सभी पावरफुल हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, जिसमें सभी की भागीदारी हो, ठीक है। दूसरी चीज बहुमतवाद, यानी कि जो सबसे ज्यादा वोट मिले जिसको वही जीते, जैसे कि इंडिया में भी होता है। बेसिकली ये लोकतंत्र की पहचान है, ठीक है, ये लोकतंत्र की क्या है, पहचान है, जहाँ पे जिनके पास ज्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है, ये तो हमें पता ही है। उसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो आपको, इसको कहते हैं अभिव्यक्ति, क्या क्या था क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा राजनीतिक समानता हो, कानून सभी के लिए समान हो, और अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा की जाए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लास्ट है शायद, पांचवा क्वेश्चन, कह रहा है कि नव उदारवाद पर चर्चा या टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी मतलब बेसिकली एक पैराग्राफ टाइप में लिखना होता है आपको, पर आपके पास अगर टॉपिक ही नहीं होंगे तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, आपके पास पॉइंट ही नहीं है, तो मैंने पॉइंट लिख दिया यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक उदारवाद का एक नया रूप है, नव उदारवाद, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। उदारवाद में क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे जैसे कि कोई भी कंपनी है तो उसको प्राइवेट कर दो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब कोई भी सरकार के हाथ में है कोई भी काम,
कोई भी मतलब कोई भी जैसे कि क्या एग्जांपल दूं मैं आपको। कोई कंपनी है जो पहले गवर्नमेंट चला रही थी, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको किसी निजी के हाथ पे बेच देगी कि भाई तू चला ले। जैसे कि LIC बेच दी अभी, है ना, बीजेपी ने। और बहुत सारी, जैसे रेलवे बेच दी, है ना, और एयरलाइंस जो इंडियन एयरलाइंस थी वो बेच दी गई है। तो ये क्या है, ये उदारीकरण का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी को हम नव उदारीकरण भी कह देंगे, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है, बस नाम चेंज हो गया है अभी के अकॉर्डिंग, बस इसके अलावा और कुछ खास इसमें बदलाव नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि भाई मुक्त बाजार होता है, यानी कि जो बेसिकली मार्केट है वो फ्री होती है। अब मार्केट फ्री का मतलब क्या होता है, जो मार्केट है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगी कि किस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होंगे, किसके कम होंगे, ठीक है। डिमांड के अकॉर्डिंग उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। अगर किसी चीज़ की डिमांड हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ कम है, तो उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है ना, ये नॉर्मली हमें पता है। जैसे कि भाई टमाटर की कीमतें बढ़ गई थी क्योंकि वो कम हो गए थे, है ना। तो लोगों ने क्या किया, दही खाना शुरू कर दिया सब्जियों में दही डाल के खा रहे थे, जैसे कि हम लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। अब कौन खरीदेगा इतने महंगे टमाटर। उसके अलावा निजीकरण को बढ़ावा मिलता है इसमें, यानी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो कम हो जाते हैं। करों में कमी करना, इसमें बेसिकली जो एक सुझाव देते हैं जो समाजशास्त्री या अर्थशास्त्री, वो ये कहते हैं कि जो टैक्सेस है वो कम किया जाए ताकि जो निजी क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिले, ठीक है। हम जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं बिजनेस करना चाहूँगा तो मैं पहले ये देखूंगा ना कि सरकार कितना टैक्स ले रही है। इंडिया में देखो कितना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है किसी भी नए उद्यमियों को। तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो टैक्स कम होगा तो बंदे को सोचना ही नहीं पड़ेगा कि, है ना, इजीली काम वो शुरू कर देगा बिना कुछ सोचे समझे। तो करो को कम करना चाहिए सरकार को, ये भी ये अच्छी चीज़ है एक। सरकारी खर्च में कमी करनी चाहिए, ठीक है, ताकि और चीज़ों पर ध्यान दे सके सरकार। उसके अलावा नव उदारवाद का प्रभाव, इसमें क्या है कि भाई आर्थिक वैश्वीकरण, यानी कि जो उद्योग है उसको बढ़ावा दिया जाता है। इसका जो प्रभाव होता है वो बता रहा हूँ, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे। तो आर्थिक वैश्वीकरण हो जाता है, सभी पूरी दुनिया जो है एक उद्योग क्षेत्र बन जाती है ना, जहाँ पे फैक्ट्री है, एक तरीके से पूरी दुनिया जो है एक फैक्ट्री के रूप में निकल के आती है। आर्थिक बेरोजगारी फैल जाती है ना, असमानता बढ़ जाती है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। सामाजिक बहिष्कार, यानी कि गरीब और अमीर के बीच में एक खाई बन जाती है बहुत ज़्यादा बड़ी, है ना। अब जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब स्टूडेंट हैं वो पढ़ नहीं पाते मेरे जैसे। उसके अलावा केवल आर्थिक विकास पर फोकस यहाँ पे दिया जाता है ना, जो इकोनॉमिकल सक्सेस है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि सोशली, यानी कि समाज का क्या हो रहा है, गरीबी अमीरी इन सब पे ध्यान नहीं देते हैं। बस जो करोड़पति है ना, जो पहले से लखपति है वो करोड़पति बनेगा, जो करोड़पति है वो अरबपति बनेगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। जो गरीब है वो गरीब रहेगा, और बल्कि और भी हो जाएगा, जैसे कि अभी होने को देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये आज का था मेरा। कैसा लगा हमारा प्रयास आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग कमेंट करके बोलते हो कि हाँ अच्छा लग रहा है, आपकी कंटेंट बहुत अच्छा है और पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। आपको देखो, जो आपकी फीडबैक है वो ज़रूर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है आपके फीडबैक को पढ़ना। मैं पढ़ता हूँ सबके फीडबैक, और कमेंट में उन्हीं को करता हूँ जिनके मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कम होता है यार, आंसर्स लिखने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है मुझे, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले काफ़ी कुछ मुझे करना पड़ता है। चलो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।